रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। अच्छा जी, एक और चीज़ याद आई, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैंने जो लेक्चर्स वगैरह अपलोड किए हैं उसमें बीच में एक दो मिसिंग है। तो वो एक दो मिसिंग इसी वजह से है क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं लगाई हुई थी उन दिनों, तो रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से वो मिसिंग है। और कुछ तो लेक्चर अभी अपलोड नहीं कर सका हूँ मैं, तो वो भी करने बाकी हैं। तो खैर सर आप। हाँ, सर मिड का थोड़ा बता दीजिएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी एग्जांपल्स हमें बता दीजिएगा कि इससे रिलेटेड आएंगे। जो मैंने असाइनमेंट 1 और 2 दिया है ना उसको देख लेना, तो उससे आइडिया हो जाएगा। सिंपल सिंपल से सवाल हैं, अगर देखा हो किसी ने तो वो इतने मुश्किल नहीं है, तो उसी टाइप के ही आएंगे। एक मैं सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली बता देता हूँ कि ये आएगा ही आएगा। तो वैसे रिकॉर्डिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी खैर, कौन सा था टॉपिक? सुपर पोजिशन का। ठीक है, तो सुपर पोजिशन की कोई एक एग्जाम्पल कर लेना जिसमें दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन हो। ठीक है, अब मैंने ये कौन सी एक नई ताज़ी तरीन बात कर दी, तो इसका मतलब यार कुछ इस टाइप का है। यार मतलब एक रजिस्टर लगा हुआ है, जो तुम लोगों का कौन सा है एग्जाम्पल वगैरह में गिवन है, वो कुछ इस टाइप का एक सर्किट गिवन होगा। ठीक है, मैंने सारे रेजिस्टर से ही बना दिए हैं, बस होंगे इसमें रेजिस्टर के कैपेसिटर और इंडक्टर मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास साइन वेव है, यहाँ पर भी मेरे पास साइन वेव है, दो साइन वेव कुछ आ जाएंगी। और इसका जो होगा ना मतलब ओमेगा, वो कुछ और होगा, और इस वाली का कुछ और होगा ओमेगा। ठीक है, अब इस वाले सर्किट का अब मैं शायद बोल दूं कि लेट से ये R3, इसकी वोल्टेज और करंट निकाल के दे दो। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करके दे दो तुम लोग, तो तुम लोग फिर सुपर पोजिशन वगैरह वाले तरीके से ही सॉल्व करोगे इसको, यानी क्योंकि डिफरेंट दो ओमेगा रखे हुए हैं, यानी कि मैंने लेट से इसको 10 दे दी वैल्यू, इसको मैंने 15 दे दी वैल्यू। तो इस 10 और 15 की वजह से दो डिफरेंट कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एक कोसाइन होगा एक साइन होगा। ठीक है, इस लिहाज से मैं कुछ दे दूंगा। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा, पूरा सर्किट जो है ना उसकी वैल्यूज चेंज होंगी, यानी कि इंडक्टर वो क्या होता है जे ओमेगा एल या 1/j⍵c कैपेसिटर के लिए। तो उसमें ओमेगा का जो फैक्टर है ना, वो दोनों सोर्सेज के लिए डिफरेंट उसकी इम्पिडेंस वगैरह निकल रही होगी, फाइंड आउट होगी। तो सेम सवाल दो दफा तुम लोगों को बस अटेम्प्ट करना पड़ जाएगा सुपरपोजिशन की वजह से। फाइनल में जो भी रिजल्ट आए दोनों का, मतलब एक इस सोर्स की वजह से वोल्टेज का आएगा कोई वैल्यू, और एक इस सोर्स की वजह से वोल्टेज की कोई वैल्यू आएगी, दोनों को फाइनली ऐड कर देना तो टोटल वोल्टेज की वैल्यू निकल आएगी इसके ऊपर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का सवाल होगा एक। और बाकी जो तुम लोगों को दिए ना असाइनमेंट के अंदर, बच्चों वाले सवाल है, ज्यादा मुश्किल है नहीं उसमें कुछ। और एक असाइनमेंट जो असाइनमेंट 2 है उसके अंदर मैंने पावर वाला जो है उसके अंदर एक लेस का पैकेट भी अटैच किया तुम लोगों के लिए, तो वो खाते खाते भी कर लेना काम। वो पैकेट अटैच करने का मेन मकसद मेरा यही था कि अपेरेंट पावर, रियल पावर, और मतलब ये जो तीन डिफरेंट पावर्स हैं उनका रिलेशन क्या होता है, तो वो उसमें दिख जाएगा आराम से। तो टोटल पावर यानी कि कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, एक रियल पावर प्लस इमेजिनरी पावर कुछ होती है, उन दोनों का सम अप। इमेजिनरी पावर उस लेस पैकेट में क्या है, हवा। पैसे हम लोग किस चीज के दे रहे हैं, टोटल पावर के। कंज्यूम क्या कर रहे हैं हम लोग, जो उसके अंदर चिप्स वगैरह होती है। तो ये बस एक रिलेट करने के लिए ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए वो। और उस सवाल के अंदर मैंने ब्रैकेट्स के अंदर भी मल्टीपल चीजें लिख दी हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स पावर, उसको डिफरेंट नामों से किस तरीके से कॉल किया जा सकता है, मतलब ताकि तुम लोगों को बस आइडिया हो जाए कि सवाल में अगर कोई नया नाम आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, रिस्पेक्टिव, ठीक है, मतलब निकालना क्या है वो अंदाजा हो जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हम लोगों ने की हुई हैं, मतलब पीछे मैंने कोई न्यूमेरिकल ऐसा इस तरीके से करवाया नहीं है, तो इसलिए असाइनमेंट दे दिया था। तो असाइनमेंट जरूर अटेम्प्ट कर लेना पेपर से पहले। और वैसे पेपर कब है यार, मैंने अभी तक स्केड्यूल वगैरह देखा नहीं है। ट्यूसडे। ट्यूसडे सर मतलब कितने क्वेश्चन देंगे, कितने आवर्स का होगा आप बनाएंगे? पास मंडे तक का टाइम है पेपर बनाने के लिए। नहीं सर, हमें कितना टाइम देंगे? मेरे ख्याल से 2 घंटे का पेपर होगा, और आधा घंटा अपलोड, तो 2.5 घंटा तुम लोग समझ लो।
तो आधा घंटा सर अपलोड। 1 घंटा होना चाहिए अपलोड के लिए। हाँ आधे घंटे सर अपलोड। 1 घंटा होना चाहिए, कभी लाइट नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। हाँ तो आधे घंटा अपलोड का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग 2.5 घंटे में पेपर करो और आखिरी के 1 मिनट पे अपलोड कर रहे हो। रोना इस बात पे नहीं। 2 घंटे का अटेम्प्ट का टाइम है तो 2 घंटा ही अटेम्प्ट का टाइम है। ये कंप्लेन ना है कि यार अपलोड का टाइम नहीं बच सका। वो बस एक एडिशनल मैंने 30 मिनट्स दे दिए हैं इससे रिलेटेड। सर पेपर भी 2 घंटे जैसा बनाइएगा। हाँ टोटल मेरा इरादा है यार 4 या 5 सवाल मैक्सिमम। मगर सर थोड़े छोटे दीजिएगा तो क्या हम अटेम्प्ट भी कर ले, अब तो कैमरा भी ऑन होगा। हाँ बिल्कुल कैमरा भी ऑन होगा, जिसको देखने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है तो खैर चलो देखते हैं यार, जो भी होगा जो भी करेंगे। सर आप तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा दे दें। क्या कर रहा था मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं ये कर रहा था कि इसको रिमूव कर रहा था। 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मैं बोलूंगा क्या, क्यों दिए? तुम लोग बहुत अच्छे हो इस वजह से दिए हैं। सर उनको क्या पता। सर ये भी कह सकते हैं वैसे। मतलब एलएमएस के ऊपर जो है वो शो होता है यार, टाइम कितना अलॉट वगैरह किया गया है। तो ऐसी हरकतें ना करो, बाकी रिकॉर्डिंग तो है ही है। ठीक है तो खैर। सर तो हम गूगल भी नहीं कुछ कर सकते, बुक भी नहीं खोल सकते, क्या होगा सर, हमें समझ नहीं आ रहा। मतलब गूगल के ऊपर क्या ढूंढोगे? ये 30 रेजिस्टेंस और ये 1 माइक्रो हेनरी और 15 फेम्टोफैरेड, ये वैल्यूज के तुम्हें मिलेगा कोई न्यूमेरिकल? मैं अपने पास से वैल्यू दूंगा सारी। हाँ सर ये तो पता है, मगर फिर भी बाकी कोर्सेज वगैरह में थोड़ा। हाँ सही है। अब बस आगे कंटिन्यू करते हैं ना, ये मेन काम है। ठीक है तो रेजोनेंस, रेजोनेंस बहुत अच्छी चीज होती है, उसको देखते हैं। बाकी पेपर से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया किस टाइप का आएगा। और अभी तक मैं देख सका हूँ सिर्फ वही 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, 11। और इसके बाद मेरे ख्याल से मेरा इरादा तो यही है कि जो पोल जीरोस के अंदर है ना, सिर्फ तुम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो डिफरेंट सर्किट्स वगैरह के। तो उस टाइप का कोई सवाल आ जाएगा या जो मैं दूंगा, मेरा जो अभी तक इरादा वगैरह है। तो फिलहाल यही है। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। बस एक एस की टर्म्स में आ जाए या जे ओमेगा की टर्म्स में तुम लोगों के पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, तो बस वो निकालना होगा। तो खैर ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं तो वो सीखने के लिए अभी ये स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है तो ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं यार। आर एल सी, ये मेरे पास 3 डिफरेंट रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर्स हैं। इसके ऊपर अब मैं वोल्टेज फाइंड करना चाह रहा हूँ, वी सी वोल्टेज फाइंड करना चाह रहा हूँ, जिसको मैं वी आउट भी कह रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज है ये मेरा। अच्छा ये वोल्टेज मैं फाइंड किस तरीके से करूंगा, ग्राउंड है ये। वी आउट वोल्टेज फाइंड करने के लिए मुझे पता है यार 3 चीजें सीरीज में लगी हुई हैं। तो सीरीज के अंदर क्या होता है यार, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर लगा दो तो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज निकल आएगा। तो वो क्या होगा, वी सी डिवाइड बाय, क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स सी डिवाइड बाय आर प्लस जे एक्स जे ओमेगा एल माइनस जे ओवर ओमेगा सी, यही होगा। कुछ मिसिंग है इसमें? इनटू वी इन मिसिंग है सर। बिल्कुल वी इन मिसिंग है, 1/j ओमेगा सी कर देते हैं और टाइम्स वी इन। ठीक है कितना मैंने इनपुट दिया था। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वी इन को उधर ले जाके डिवाइड करवा दो, तो ये मेरे पास गेन कह लो। ठीक है या गेन कह लो या तो क्या कह लो, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है कुछ भी कह लो एक ही बात है। टी एफ कह लो या गेन कह लो या फिर गेन ही कहते हैं बस। ठीक है तो वी आउट ओवर वी इन ये मेरे पास है। इस वी आउट ओवर वी इन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करने से मुझे क्या मिलेगा, एलसीएम ले लो इस चीज का पूरे का डिनोमिनेटर में। तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या आएगा यार, जे ओमेगा आर सी। ठीक है प्लस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस 1, ऐसी कुछ आएगा ना। डिनोमिनेटर में जे ओमेगा सी, 1/j ओमेगा सी, यही है।
अच्छा मल्टीप्लाई बाय जी इन तो उधर चला गया, सही है। ये चीज और ये चीज आपस में कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, यहाँ तक भी कोई मसला नहीं है। बस मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बस हो गया। अ, सही है। अच्छा अब क्या करना है, मैंने इसको सिंप्लीफाई हो गया तो ये इसको मैं अगर एक काम करूँ, 1/1 प्लस जे स्क्वायर क्या होगा, -1, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस जे ओमेगा आर सी, जे ओमेगा आर सी। इसको वैसे माइनस को प्लस ही रहने दो और जे स्क्वायर ही रहने दो। मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एस अब, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एस किसके बराबर होता है, एस बराबर होता है जे ओमेगा के, ठीक है। तो एस बराबर होता है जे ओमेगा के, तो मेरे पास क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, एस स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस 1, ठीक है। ये एस स्क्वायर हो गया, ये एस हो गया, एस स्क्वायर एल सी, एस स्क्वायर आर सी, सॉरी एस आर सी और +1, ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है। अब इसको जो है हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना है, एल सी कॉमन लेना है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जब भी हम लोग निकाल रहे होते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है, जो मेरे पास एस की मैक्सिमम पावर है ना उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 1 का मतलब क्या है, मैंने इसके साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसको निकाल के कॉमन अलग कर दूं। तो कॉमन निकालने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं आप, इधर क्यों कर रहा हूँ मैं, ब्लैक पेन, ये आ गया हमारे पास, ड्रॉ रेड पेन। अच्छा जी, क्या करना हूँ मैं, एल सी कॉमन निकालना है, तो 1/, एल सी कॉमन निकल गया, तो एल सी कॉमन निकल गया तो मेरे पास क्या बचा, एस स्क्वायर प्लस एस आर सी ओवर एल सी प्लस 1/LC, ठीक है, यही आ गया। ये मेरे पास एल है और मेरे पास सी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन। न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या है, 1/LC, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, एस स्क्वायर प्लस सी से सी कैंसिल, एस इंटू आर ओवर एल प्लस, यार इतना लेट लेट क्यों आते हो सारे, आर ओवर एल प्लस 1/LC, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है। अच्छा ये जो है ट्रांसफर फंक्शन, इसका अगर मैं डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर देखूं एस की, तो एस की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो मतलब ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है मेरे पास। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर एस की पावर मैक्सिमम 2 है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम को की एक जनरल इक्वेशन भी होती है, वो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ओमेगा एन स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अच्छा ये ओमेगा एन जो है ना, ये हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह लो, ठीक है। ओमेगा एन हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन ऑसिलेट या रेजोनेट वगैरह करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ओमेगा एन को, यानी कि इस जनरल इक्वेशन से, ये जनरल ट्रांसफर फंक्शन से मैं अगर कंपेयर करवाऊं अबव वाली इक्वेशन को, तो मेरे पास ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर है, 1/LC के, ठीक है। तो ओमेगा एन स्क्वायर बराबर है 1/LC के, ओमेगा एन जो है वो बराबर है √1/LC के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मैं ये RLC सर्किट डिजाइन करूंगा, ठीक है, उसमें आर एल और सी की वैल्यूज जो हैं वो डिसाइड करेंगी मेरे पास किस फ्रीक्वेंसी वगैरह के ऊपर मेरे पास ये रेजोनेट करेगा सर्किट, ठीक है। तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी जो है, जो इक्वेशन आई है मेरे पास, उसके अंदर आर का इफेक्ट है ही नहीं। तो आर का इफेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, रेजोनेट करवाने के लिए मुझे आर की इतनी जरूरत नहीं है।
लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, इंडक्टर की वैल्यू और कैपेसिटर्स की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। यानी कि मैं इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, तो उसी के रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ऑसिलेट वगैरह कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन से मैंने ये चीज ड्राइव की है कि ट्रांसफर फंक्शन के लिहाज से जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है उसके अंदर ओमेगा एन जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ये रेजोनेट करेगा, तो वो हमारे पास 1/√1/LC है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जीटा क्या होता है, जीटा हमारे पास क्या कहते हैं आप, जीटा क्या कहलाता है यार, नाम याद नहीं आ रहा, कोई सीनियर हजरात बोल दो, जीटा क्या कहलाता है। जीटा इन ट्रांसफर फंक्शन, वैसे तो स्ट्रक्चर के लिहाज से स्टिफनेस होती है जीटा, लेकिन डैम्पिंग, हाँ डैम्पिंग चीज होती है जीटा फिर हमारे। इम्पीडेंस होती है ना। नहीं यार, ये डैम्पिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, अब डैम्पिंग क्या होती है ये तुम लोगों का जब ट्रांसफर फंक्शन वगैरह सीखोगे तो उसके अंदर थोड़ा आइडिया मिलेगा, लेकिन एक ओवरव्यू अगर मैं छोटा सा देना चाहूँ ना, तो सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का ना हमारे पास रिस्पांस क्या आ रहा होता है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब टाइम डोमेन में मैं देख रहा हूँ टाइम इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो टाइम डोमेन में मुझे किस तरीके का इसका रिस्पॉन्स दिखता है, मेरे पास ये जो है ना कुछ इस टाइप का मेरे पास रिस्पॉन्स आता है टाइम डोमेन के अंदर सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है। ये जो मैं ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरे पास स्टेप इनपुट था। स्टेप इनपुट का मतलब क्या है, मैंने एक स्क्वायर वेव लेट से इनपुट किया है, ठीक है। तो उस स्क्वायर वेव का मैं सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन देख रहा हूँ, ठीक है। जब मेरे पास इनपुट पीछे 0 आ रहा था और आगे मेरे पास अचानक से उसकी वैल्यू लेट से 1 वोल्ट या किसी वोल्टेज के ऊपर चली गई है, तो मेरे पास आउटपुट जो है ना वो फॉरन स्ट्रेट इसी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा होगा। ट्रांसफर फंक्शन में इंडक्टर और कैपेसिटर के बिहेवियर की वजह से मेरे पास टाइम डोमेन में रिस्पॉन्स किस तरीके का आ रहा होगा, वो थोड़ी देर में ऊपर जाएगी उसकी वैल्यू। एक तो ये हो गई बात, ऊपर थोड़ी देर में क्यों जा रही है, क्योंकि कैपेसिटर का बिहेवियर है ये, ठीक है। या इंडक्टर का बिहेवियर है, वो अपोज कर रहा है वोल्टेज को चार्ज अप होने से या करंट को आ जाने से, ठीक है, डिपेंडिंग मैं किसके लिहाज से देख रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा स्लोप आ गया हमारे इसके अंदर, ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू चली गई क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर का वो चार्ज स्टोर वगैरह होने में शुरू में हमारे पास करंट की जो इम्पल्स है वो बहुत ही चली ज़्यादा होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके वोल्टेज जो है वो कम होते हैं और फिर स्टेबल हो जाते हैं फाइनली, ठीक है। तो ये कुछ होता है हमारे पास एक जनरल रिस्पॉन्स एक सिंपल ट्रांसफर फंक्शन सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। अब इसके अंदर जीटा क्या है, जीटा जो है ना वो दिखा रहा होता है कि मेरे पास जो रिस्पॉन्स है ये रेड से जो बनाया है ये किस तरीके से, यानी कि उसका राइज कैसा होगा, बहुत जल्दी राइज है और उसमें जो एक्चुअल वैल्यू है उससे वो कितना ऊपर गया है, यानी कि उसमें ओवरशूट कितना आया है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है जीटा की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अगर जीटा की वैल्यू 1 से लेस हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहे होंगे ओवरशूट्स वगैरह। 1 से अगर ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तो 1 से ग्रेटर होने पे क्या होता है, मेरे पास आउटपुट जो है ना वो बहुत ही स्लो स्लो आ जाएगा, यानी कि एक कैपेसिटर का बिहेवियर मैंने बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो ये स्लो रिस्पॉन्स हो जाएगा। मतलब इसको 1 के ऊपर पहुंचने में ना बहुत देर लगेगी, ठीक है। थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करना है तो ये ओवरशूट्स आएंगे, ठीक है। अब एग्जैक्टली 1 के ऊपर जीटा की एग्जैक्ट 1 वैल्यू के ऊपर क्या होता है, ये एक बेस्ट रिजल्ट जो होते हैं ना वो आते हैं जिसके अंदर हमारे पास ओवरशूट वगैरह भी बहुत ही कम होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू और टाइम जो लगता है ना, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचने का टाइम है, ठीक है, सेटलिंग टाइम जिसको हम लोग कहते हैं। टर्म्स ये सारी एलसीएस से रिलेटेड है जो आगे का कोर्स है। बस अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ना समझ में आए तो टेंशन नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जीटा किस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है। तो जीटा का इफेक्ट जो है ना वो इसी के ऊपर मेन आ रहा होता है, सेटलिंग के ऊपर, ठीक है। कितनी देर में या कितनी जल्दी सेटल हो रहा है या मतलब राइज हो रहा है उसकी वैल्यू। तो मेन जो है जीटा का ये इफेक्ट है। रेजोनेटर्स वगैरह के अंदर ना ये वाली टर्म जो है, इस वाली टर्म से हमारे पास एक क्यू फैक्टर निकलता है,
ठीक है। अगर रेजोनेटर्स की टर्म्स में अगर मैं देखूं इस चीज को, तो क्यू का मतलब क्या होता है यार? मैंने सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का या रेजोनेटर का एक दफा कुछ कल के दिन शायद मैंने एक इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाया था। एग्जैक्टली मैं एक्सेस के ऊपर नहीं बना रहा, बल्कि बना देते हैं एग्जैक्टली एक्सेस के ऊपर। शुरू में वो स्ट्रेट चल रहा होता है, अचानक से उसका राइज होता है और वो फिर डिके होता रहता है। ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास, इसका बैंड कितना पतला है क्यों, वो हमें बता रहा होता है कितना पतला और कितना ज्यादा राइज हुआ है ये। क्वालिटी फैक्टर जिसको हम कहते हैं, हमारे रेजोनेटर का क्वालिटी फैक्टर कितना है क्यू, तो वो बैंडविड्थ और मैग्नीट्यूड का रेशियो कुछ होता है। ठीक है। क्वालिटी फैक्टर कि मैं कितना ज्यादा राइज हो रहा हूँ, एम्पलीट्यूड मुझे कितना ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा मैं बूस्ट कर रहा हूँ उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, पर्टिकुलर जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ऑसिलेट होगा, और कितने बैंड में कर रहा हूँ। अब क्वालिटी फैक्टर इसके अंदर डिक्रीज और इंक्रीज क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है? जितना ज्यादा मेरी पॉइंटी ये होगा पीक, मेरे पास क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर है। यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एग्जैक्ट ये ऑसिलेट कर रहा है, उसके अंदर कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के समीशन मौजूद नहीं है। यानी कि एक ही साइन वेव है। यानी कि लेट से अगर वो 1 किलो के ऊपर मैंने सेट किया था हाई क्यू वैल्यू के ऊपर, यानी कि क्यू 1000 मैंने कुछ रख दिया, तो 1000 क्यू के ऊपर क्या होगा यार, ये एक बहुत ही स्टीपर, बहुत ही प्योर साइन वेव मुझे कुछ मिल रही होगी। और अगर मैं क्वालिटी फैक्टर को मैं बहुत ही कम कर दूं, लेट से 0.1 या 1 या 5 की वैल्यू कुछ रख दूं, तो उसमें क्या होगा, मेरे पास साइन वेव तो आएगी लेकिन साइन वेव के अंदर ना थोड़ा सा वो होगा नॉइजी नॉइजी, यानी कि डिफरेंट साइन वेव और इसके अंदर एड अप हुई हुई है, मल्टीपल साइन वेव। ठीक है। तो क्वालिटी हमारे पास ये डिफाइन कर रही होती है कि मेरे पास जो आउटपुट पे टाइम डोमेन में सिग्नल मिल रहा है ना, वो किस हिसाब का है। सही है। मतलब उसकी नॉइजी है कि नहीं है, तो वो चीज़ डिफाइन कर रही होती है। मेन जो अभी है ना सेट करने वाली चीज़, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, और फिर उसके बाद जाके हमारे पास फिर हम क्वालिटी वगैरह के ऊपर देखते हैं। पहले वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी तो मिल जाए जिसके ऊपर मुझे ऑसिलेट वगैरह करवाना है, या मैं एक साइन वेव जनरेटर बनाना चाह रहा हूँ, तो वो पर्टिकुलर साइन वेव तो पहले मिले, फिर उसके बाद हम लोग क्वालिटी वगैरह एडजस्ट करते हैं। ठीक है। तो इधर क्वालिटी का जिक्र हुआ हुआ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ यही बताया हुआ है बस। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट भी कहते हैं उसको, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, और ओमेगा एन से भी क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग कौन सी बुक फॉलो किया जा रहा है या किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बस मेन जो है ना किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेट कर रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, 1/√LC या √1/LC, कुछ कह लो, जो भी कह लो, जो आसान लगे तुम लोगों को। तो खैर, ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। ये हमने फाइंड आउट कैसे किया, ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट किया था। ठीक है। और ओमेगा और एफ का रिलेशन क्या होता है, बस 2 पाई का कुछ होता है, यानी कि 2 पाई एफ जो है वो 1 ओमेगा के बराबर है। ठीक है। तो बस सिर्फ कन्वर्ट ही किया हुआ है, 2 पाई से डिवाइड जब भी करवा दिया। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा और कुछ बताने लायक इसके अंदर, इसके अंदर और कुछ बताने वाला, अच्छा हाँ, एक चीज़ ये भी बता देते हैं। बैंडविड्थ यानी कि जो हम ऑसिलेटर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी उसके अंदर आ रही है। यानी कि जो मैंने अभी बताया ना, ये जो हमारे पास पीक है, तो मैं उसके अंदर बैंडविड्थ कहाँ से कहाँ तक देखूंगा, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखूं बैंडविड्थ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखूं बैंडविड्थ, तो वो उसका क्राइटेरिया क्या है, तो उसका क्राइटेरिया जो है ना, वो है हमारा 3 dB। ठीक है। 3 dB पावर के अंदर। ठीक है। वोल्टेज की टर्म्स में देखोगे तो 3 dB का मतलब होगा 0.707। ठीक है। अगर वोल्टेज की टर्म्स में देख रहे हैं तो, और अगर पावर की टर्म्स में देख रहे हैं तो 3 dB का मतलब क्या है, आधी पावर, हाफ पावर, 0.5 वॉट या 1 वॉट अगर इनपुट पे दी थी। तो बैंडविड्थ देखने का जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, 3 dB की मैं फ्रीक्वेंसी देखूंगा अपनी सेंटर फ्रीक्वेंसी से। यानी कि मैंने जो ऑसिलेटर डिजाइन किया था 1/√LC, उससे मैंने निकाली तो एक पर्टिकुलर सिर्फ वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू जो होगी वो मेरे पास सेंटर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। सेंटर फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर मैं रेजोनेट कर रहा हूँ, और उसके बराबर की आसपास की तमाम फ्रीक्वेंसी उसके अंदर इंक्लूडेड होगी। अच्छा, अब ये जितना छोटा होगा उतना हाई क्यू, और ये जितना ज्यादा होगा उतना लो क्यू, लो क्वालिटी हमारे पास सिग्नल आ रहा है।
ठीक है, तो ये चीजें हो गई। 3 dB के ऊपर हम लोग चेक कर रहे होते हैं बैंडविड्थ कितनी है, यानी कि लोअर साइड बैंड कहलाता है ये, और अपर साइड बैंड। तो यही टर्म्स यूज कर रहा हूँ, ये टर्म्स उसके अंदर यूज होती है जब मैं इसको मॉड्यूलेट वगैरह करवा रहा हूँ। मॉड्यूलेट क्या होता है ये मैं नहीं बता रहा, मैं जानते हैं। तो खैर अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, यानी कि जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है उससे पीछे और आगे मैं कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऊपर हूँ, ये मेरे पास एक बैंडविड्थ आ रही है। जो मेरे पास ऑसिलेटर जो मैंने डिजाइन किया उसकी बैंडविड्थ। अच्छा, उसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, ड्राइव नहीं करवा रहा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है उसका। जरूरत होगी नहीं मेरे ख्याल से कभी, मैं इतनी खतरनाक चीजें दूंगा नहीं, मैं इरादा रखता हूँ इसको खतरनाक चीजें कभी देने का। अच्छा जी, क्वालिटी फैक्टर ये आ गया। क्वालिटी फैक्टर का हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना, उसको एक और अंदाज में हम लोग यही देख इस तरीके से देख सकते हैं कि पीक एनर्जी कितनी स्टोर हुई है मेरे सर्किट के अंदर और डेसिपेट कितनी हुई है मेरे पीक के मुकाबले में एनर्जी। ठीक है, सिर्फ एक साइकिल के अंदर, मतलब साइन वेव का अगर मैं टाइम डोमेन में देखूं तो ये एक साइकिल है टोटल। इस एक टोटल साइकिल में मैंने कितनी एनर्जी स्टोर की और कितनी डेसिपेट कर दी, ठीक है, जाया कर दी। तो वो जाया और इसका रेशियो जो है ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर होता है। एक और अंदाज में इस तरीके से भी क्वालिटी फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और दूसरा अंदाज जो होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में रहते हुए वो यही होता है कि कितने बैंड के अंदर मेरे पास टोटल पीक कितनी है। तो मैक्सिमम हाइट को डिवाइड कर दो एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय बैंडविड्थ, तो ये भी क्यू कुछ होता है। ठीक है, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल फॉर्मूले हैं। एक्यूरेट फॉर्मूला इंडक्टर कैपेसिटर्स और रेजिस्टर अगर सीरीज में लगे हुए हो तो जनरल फॉर्मूला इसका ये होता है ओमेगा नॉट डिवाइड बाय एल ओवर आर। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफर फंक्शन का फाइंड आउट किया था। यानी कि ओमेगा नॉट टाइम्स 1 ओवर जीटा कुछ होता है हमारे पास क्यू, ओमेगा नॉट अपॉन जीटा। ठीक है, तो जीटा हमारे पास इधर केस में क्या आ रहा है, आर ओवर एल, तो 1 ओवर जीटा क्या होगा, एल ओवर आर। ठीक है, ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो खैर जीटा तो खैर नहीं होगा एग्जैक्टली इसके अंदर भी मल्टीपल चीजें आती हैं। ये जनरल इक्वेशन अभी जो है ना ये मैं दोबारा बाद में ही बताऊंगा, अभी मेरे पास है नहीं कि मैं इसको कन्वर्ट करूं। खैर क्वालिटी फैक्टर का जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है वो उसी ट्रांसफर फंक्शन से ही निकलती है। मुझे भी याद नहीं, मतलब मैं कैसे निकालूंगा कन्वर्ट करूंगा, और वो सेकंड टर्म से ही जो एस की मेरे पास सेकंड टर्म थी ना उसी से ही फाइंड आउट होता है ये क्यू की वैल्यू। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके अलावा और क्या बताना है यार, और क्या बताना है, और क्या बताना है। बैंडविड्थ वही हो गई, ओमेगा नॉट डिवाइड बाय क्यू, सेंटर फ्रीक्वेंसी क्यू के अंदर बैंडविड्थ आती थी तो इसी वजह से। ये भी जाने दो, ये वही बात आ गई। क्वालिटी फैक्टर जो है वो हाई किसका है, हाई क्यू क्वालिटी फैक्टर Q3 वाले का है जो ग्रीन वाली वेव फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बैंडविड्थ कम है और पीक बहुत ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा वैल्यू मिल रही है मुझे कम बैंडविड्थ के अंदर। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी मेरे पास बहुत ज्यादा है। तो इससे रिलेटेड तो ये हमारे पास काम कंप्लीट हो गया, ये एक न्यूमेरिकल करवा देंगे बाद में। आज यहीं पे एंड करते हैं यार, बहुत हो गया। सही है जी, तो और तो कुछ बताने का है नहीं इसमें जो मुझे दिख रहा हूँ, तो यहाँ पर एंड करते हैं आप। कुछ इससे रिलेटेड सवाल वगैरह पूछने तुम लोगों ने, जो मेन हमारे पास आएगा ना, क्या कहते हैं, कहाँ आएगा पेपर में, वो यही आएगा चैप्टर 11 12 और ट्रांसफर फंक्शंस वगैरह, जिससे मैं पोल जीरोस वगैरह जो है वो सेपरेट कर लूँ। और फिलहाल यही, अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन में वो प्लॉट करने के लिए दे दूँ तुम लोगों को तो कर सकोगे?
या एक दो मैं एज असाइनमेंट पकड़ा दूं तुम लोगों को ताकि प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। मैं प्लॉट किसकी बात कर रहा हूँ, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ मैं किसकी प्लॉट की बात कर रहा हूँ। मैं प्लॉट की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास वो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है ना, फेज का छोड़ दो, फेज इग्नोर करो फिलहाल। यानी कि जीरो आने की वजह से ये ऊपर राइज हुआ 20 dB पर डेकेड, फिर यहाँ पे मुझे पोल दिखा तो वो स्ट्रेट हो गया, फिर दोबारा पोल दिखा तो नीचे आ गया, फिर यहाँ पे एक और पोल आया तो वो और ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ गया। ठीक है, तो लेट से इस टाइप का अगर कोई सिस्टम है जिसके अंदर एक जीरो है, एस प्लस नथिंग। ठीक है, नथिंग क्यों, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर ही था। इसको मैं कह देता हूँ 10, एस प्लस 10। इसको मैं कह देता हूँ 100, एस प्लस 100। और इसको कह देता हूँ मैं 1K के ऊपर लेट से। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन बन गया। तो पोल जीरो प्लॉट से क्या तुम लोग ये निकाल सकते हो और इससे ये बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है ये, सिर्फ तुम लोगों ने देखना है पोल्स की पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन के रिस्पेक्टिव यहाँ पे अब वैल्यूज लिखनी है तुम लोगों ने। मैंने और कुछ भी नहीं किया। जीरो था, ओरिजिन के ऊपर था, लगा दिया जीरो ओरिजिन पे। या वन के ऊपर था तो मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा। सही है, तो बताया हुआ तो है यार, तुम लोग शायद कर लोगे, मैं उम्मीद रखता हूँ यार। सर हाँ जी। और रेजोनेंस तो नहीं आएगा ना पेपर में? नहीं, रेजोनेंस मेरा इरादा तो नहीं है बिल्कुल भी। सर ये जो आप बुक यूज कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये एडिशन 5th है या 3rd है? यार ये मुझसे एक और बंदे ने पूछा था और वो कोई सीनियर था जो पास आउट हो चुका है, वो पूछा, उसने मुझे ये समझ में दिया। लेकिन नहीं सर, क्योंकि आउटलाइन में 3rd एडिशन लिखा हुआ है और जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो 5th एडिशन से उठाई हुई हैं। यार मेरे पास जो बुक है ना, न्यू शेयर, और अगर मैं इसको कर दूं जनरल शेयर कर दो भाई, तो ये जो बुक मैंने ओपन की है ना, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है यार कौन सा एडिशन है। और ये बुक मैंने अपलोड की हुई है तुम लोगों के पास उसके ऊपर, इसके ऊपर व्हाट्सएप ये के सर ग्रुप इसमें में। एडिशन नहीं लिखा हुआ। हाँ यार, इसमें एडिशन नहीं लिखा हुआ, बस मैं इसी को ही देख रहा था। जो असाइनमेंट्स वगैरह बनाए कुछ इसमें से दिए मैंने सवालात। ये 6th एडिशन। ये 6th एडिशन है, चलो क्या बात है ना, मेरी इंफॉर्मेशन भी एक इजाफा हो गया। लिखा हुआ कहाँ है ये 6th एडिशन है? सर मेरे पास ये बुक हार्ड कॉपी में है तो ओ ओ जा गया था। ठीक है चलो ग्रेट। तो ये 6th एडिशन है। सही है, और कुछ तुम लोगों के अच्छे अच्छे सवाल? 6 मिनट है या एंड करें? बहुत हो गई बातें।